नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज एक और वीडियो में। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि फ़ैन चल रही है, बहुत तेज़ गर्मी है। फ़ैन मेरा है ढक-ढक वाला। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 4 अर्धनारीश्वर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी प्रश्न एक ही वीडियो में। इसमें टोटल है 8 से 10 प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे 4 से 5 बार प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब 4 से 5 बार क्वेश्चन बैंक में ये सब प्रश्न मिलेंगे आपको। हर एक प्रश्न 3 से 4 बार पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शानदार शब्द में समझाएँगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से। पहला देखिए क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो क्या महाभारत टल सकता था? ये किसका थिंकिंग है? तो ये राइटर का थिंकिंग है कि क्या संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो क्या महाभारत टल सकता था? तो इसको आंसर आप लिख सकते हैं हाँ, अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत टल सकता था। अब कैसे टल सकता था उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि नारी में ममता और करुणा होती है, नारी में ममता और करुणा होती है, वे अपने पुत्र को समझाकर युद्ध रुकवा सकती थी। पुरुष की तुलना में महिलाएं अधिक शांति प्रिय होती है, इसलिए उनका निर्णय टकराव के बजाय समाधान की ओर होता है। उनकी निर्णय टकराव की बजाय समाधान की ओर होता है। तो पहला का आंसर कैसे हो गया कि हाँ, अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो महाभारत टल सकता था। नारी में ममता और करुणा होती है, वे अपने पुत्र को समझाकर युद्ध रुकवा सकती थी। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक शांति प्रिय होती है, इसलिए उनका निर्णय टकराव की बजाय समाधान की ओर होता है। तो पहला का आंसर हो चुका। अब चलिए दूसरा, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? तो देखिए अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, इसका वीडियो में हम लोग उत्तर जानेंगे बिल्कुल शानदार शब्द में। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना यह दर्शाने के लिए की गई कि पुरुष और नारी समान है। अर्धनारीश्वर की कल्पना यह दर्शाने के लिए की गई कि पुरुष और नारी समान है, दोनों के गुण मिलकर ही पूर्णता बनती है। इससे यह संदेश मिलता है कि नारी को कमज़ोर नहीं समझना या उसे अलग रखना उचित नहीं है। फिर से देखिए रिवीज। अर्धनारीश्वर की कल्पना यह दर्शाने के लिए की गई है कि पुरुष और नारी समान है, दोनों के गुण मिलकर ही पूर्णता बनती है, और यह संदेश मिलता है कि नारी को कमज़ोर समझना या उसे अलग रखना उचित नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है, आज अर्धनारीश्वर की क्या सार्थकता है, यानी इसकी क्या वैल्यू है? आज अर्धनारीश्वर की क्या सार्थकता है या इसकी क्या वैल्यू है, यही पूछ रहा है इस आंसर में। तो चलिए इसको देखते हैं। आज इसकी सार्थकता कम हो गई, याद रखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, आज इसका वैल्यू डाउन हो चुका है, क्योंकि समाज में नारी को पुरुष के समान अधिकार नहीं मिलते। लेकिन अब नारी अपने अधिकार को लेकर जागरूक हो रही है। आज इसकी सार्थकता कम हो गई है क्योंकि समाज में नारी को पुरुष के समान अधिकार नहीं मिलते, लेकिन अब नारी अपने अधिकार को लेकर जागरूक हो रही है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे? रविंद्रनाथ और प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे, यानी दिनकर क्यों असंतुष्ट थे? तो चलिए इसका आंसर देखिए, तीनों का हम लोग दिनकर जी असंतुष्ट थे क्योंकि इन तीनों ने नारी को सिर्फ कोमल और आकर्षक माना है। दिनकर जी असंतुष्ट थे क्योंकि इन तीनों ने नारी को कोमल और आकर्षक माना है। रविंद्रनाथ का कहना था कि नारी को सदैव प्रेम की मूर्ति मानते थे। रविंद्रनाथ का कहना है कि नारी को सदैव प्रेम की मूर्ति मानते थे, और दिनकर जी का कहना है कि प्रसाद नारी को पुरुष से अलग रखने का समर्थन करते हैं। दिनकर जी प्रसाद से कहते हैं, मतलब दिनकर जी प्रसाद के बात में बोलते हैं कि प्रसाद नारी को पुरुष की तुलना में अलग रखने का समर्थन करते हैं। और प्रेमचंद बताते हैं, भले दिनकर जी बताते हैं प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद मानते हैं कि पुरुष नारी का गुण अपनाकर देवता बनता है, लेकिन नारी पुरुष के गुण लेकर राक्षसी हो जाती है। इन्हीं कारणों से वे दिनकर जी असंतुष्ट थे, इन तीनों के बातों से। दिनकर जी इसी सोच को गलत मानते थे क्योंकि नारी भी पुरुष के समान शक्तिशाली और स्वतंत्र हो सकती है। फिर अब देखिए अगला, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, इसका आंसर आप सटीक दें। देखिए प्रवृत्ति मार्ग वे लोग अपनाते हैं जो सांसारिक जीवन में रहकर नारी के साथ सुख और दुख की इच्छा करते हैं, यानी सिंपल में जो फैमिली बसाना चाहता है वो उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, और जो संन्यास की इच्छा करता है वो निवृत्ति मार्ग होता है। तो समझ गए होंगे कि जो फैमिली बसाने की इच्छा रखता है, यानी जो शादी विवाह करता है, संसार के सुख का आनंद लेता है, उसे प्रवृत्ति मार्ग, और जो संसार के दुख, मतलब जैसे संसार से कोई मतलब नहीं, कोई अपना से मतलब नहीं, वो जैसे साधु संत उसी प्रकार से है कि
तो उसी को कहते हैं। इसका टेक्स्ट में देख लिए, प्रवृत्ति मार्ग वे लोग अपनाते हैं जो सांसारिक जीवन में रहकर नारी के साथ सुख दुख और आनंद की इच्छा रखते हैं, और इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग वे जो संसार सुख दुख से रहकर संन्यास को लेकर मोक्ष की प्राप्ति करने के प्रश्न करते हुए नारी से संबंध नहीं रखते हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि उसके जो धर्म प्रचार 500 वर्ष तक चल सकता था, लेकिन यह अब केवल 500 वर्ष चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारी स्त्रियों को भिक्षुण यानी भिक्षा बनने के लिए सन्यासी ग्रहण करने का अधिकार दे दिया, जिससे धर्म की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अब देखिए छठा जो प्रश्न है, क्या स्त्री को अरेहीन, नागिन और जादूगरनी कहने का मतलब क्या है और क्या यह सही है? देखिए उत्तर, स्त्री को अरेहीन का अर्थ होता है शिकारी, और नागिन मतलब होता है दुष्ट, और जादूगरनी मतलब होता है चालाक। कहकर पुरुष की समाज यानी जो है मेल की समाज फीमेल को नीचा दिखाने का कोशिश करता है, और वह समय को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। यह दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि स्त्री भी समाज में समान अधिकार और समान हकदार है। उसे ऐसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। स्त्री को अरेहीन, शिकारी, नागिन, दुष्ट और जादूगरनी, चालाक कहकर पुरुष समाज उसे नीचा दिखाता है, और वह स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। यह दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि स्त्री भी समाज में समान अधिकार और सम्मान की हकदार है। उसे ऐसी अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। फिर देखिए अगला, देखिए नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता यानी उसका मतलब कामधेनु कब से शुरू हुआ? नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया। जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया तो साथ साथ पति पत्नी भी काम करते थे। पुरुष खेतों में काम करने लगे और स्त्रियां घर के अंदर सीमित हो गई। इससे उनके जीवन सीमित हो गया और पुरुष का दायरा बढ़ गया। और पुरुष का दायरा बढ़ गया। यह विभाजन नारी की पराधीनता की शुरुआत थी। अब अगला देखिए प्रसंग व्याख्या। अब देखिए अगला जो है प्रश्न नंबर 8, प्रसंग व्याख्या। प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से या उसी तरह देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को। प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी तरह से देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को देखता है। चलिए इसका अर्थ देखिए क्या होगा। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि समाज में स्त्री को पुरुष पर निर्भर रहना सिखाया गया है। जैसे लता वृक्ष के सहारे बढ़ती है, वैसे ही स्त्री को पुरुष के सहारे रहने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि ये अब के ज़माने में मायने नहीं रह रहा है। ठीक, याद रखिएगा। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि समाज में स्त्री को पुरुष पर निर्भर रहना सिखाया गया है। जैसे लता वृक्ष के सहारे बढ़ती है, वैसे ही स्त्री को पुरुष के सहारे रहने के लिए मजबूर किया जाता है। जिस पुरुष में, अगला जो व्याख्या है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है कैसे? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है कैसे? देखिए यह भी अर्धनारीश्वर की पंक्ति है। इसका अर्थ है कि दया, ममता और सहनशीलता जैसे गुण केवल स्त्री के लिए नहीं होते बल्कि पुरुष में भी होने चाहिए। जिस पुरुष में ये गुण नहीं होते वे अधूरा माना जाता है। ये गुण पुरुष की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी अपूर्णता का प्रतीक होते हैं। ठीक, फिर अगला है पुरुष का कर्म क्षेत्र ही नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्यों? पुरुष का कर्म क्षेत्र ही नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्यों? देखिए तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। ठीक, समाज ने स्त्री को सिर्फ घर तक सीमित कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर क्षेत्र में उसे भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। ठीक, जितना पुरुष को। जीवन में स्त्री का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष का समाज है। ठीक, जितना पुरुष का है। समाज की प्रगति के लिए नारी का योगदान आवश्यक है। समाज के प्रगति के लिए नारी का योगदान समान है। फिर अगला है जो क्वेश्चन 10। अगला जो है 10 क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के विचार का सार संक्षेप में लिखिए। जो पाठ का सार है उसे संक्षेप में लिखें। दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर निबंध में स्त्री पुरुष की समानता को महत्व दिया है। वे कहते हैं कि नारी केवल प्रेरणा का स्रोत नहीं बल्कि हर क्षेत्र में पुरुष के समान सहभागी है। पुरुष में कोमलता और स्त्री में साहस होना जरूरी है, तभी समाज में संतुलन बना रहेगा। वे इस सोच का विरोध करते हैं कि स्त्री के गुण अपनाने से पुरुष कमजोर रहता है। वह इस सोच को विरोध करते हैं कि जैसे मान लीजिए
पुरुष स्त्री का गुण अगर पुरुष अपना ले तो कमज़ोर हो जाएगा। असली शक्ति दोनों के गुण को मेल खाए, यही अर्धनारीश्वर का सार है। चलिए आज की इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन था जो अर्धनारीश्वर पार्ट से समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।